बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन नाजिर है और आज हम बात करेंगे क्योंकि अब बाकायदा तौर पर सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट का आगाज़ भी होने वाला है 12 फरवरी को और 14 फरवरी को नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में जो है मैचेस खेले जाएंगे और उसके बाद आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का मैच है जो इफ्तिताई मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, वो 19 फरवरी को नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। उससे कबल अगर हम बात कर लें, आज मीडिया को ब्रीफिंग दी गई नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में, जहां पर बाकायदा तौर पर जो अब तक तामीर हो चुके हैं स्टेडियम उस पर बातचीत हुई और बिलाल चौहान ने बाकायदा मीडिया ब्रीफिंग दी साफियों को और उन्होंने अब बात कही है कि ये जो डेडलाइन हमने दी थी 31 जनवरी, अब हम उसको देखेंगे कि इस किस हद तक हम यहाँ पर कामयाब हो चुके। तो उन्होंने कहा कि बाकायदा जो है यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची का और साथ साथ जो आखिरी काम बाकी है वो 2 से 4 रोज़ के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे और नेशनल स्टेडियम कराची जो है 12 फरवरी को मेज़बानी करेगा सैफ अफ्रीकी क्रिकेट टूर्नामेंट की। चलें इस पर भी सूरत हाल पर बात रहेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई, उसमें जो सीरीज़ है 1-1 से बराबर रही, उस पर भी गुफ्तगू रहेगी और हमने देखा कि इसमें स्पिन ट्रैक बनाया गया और स्पिन ट्रैक पर हमने वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स का सामना करते हुए अपनी विकटें गंवाई। 19 विकटें लेने वाले वैकन के हवाले से भी आज बात करेंगे। नोमान साजिद ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, इब्रार ने कुछ जो है इस विकेट पर अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, क्या कुछ इस मैच में हुआ उस पर गुफ्तगू रहेगी। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करें। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया और साथ साथ पूछूंगा कि जो तकबीरें हम इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली और सीरीज़ बराबर हो गई। जो जाल हम बिछाना चाह रहे थे उस जाल में ख़ुद फंसे, लेकिन ओवरऑल हम ऐसा लगता है कि उनके स्पिनर्स को खेलने में नाकाम रहे। बिल्कुल मोहन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से भी आपने इंट्रो में कहा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जब हमने पहला टॉस वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया था और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने जिस शानदार अंदाज में कमबैक किया है, तो वो नो डाउट कि उनकी जो टीम मैनेजमेंट थी और उनके कप्तान ने जो अपनी टीम को एतमाद दिया और जिस तरीके से आपने देखा कि ग्रेट ब्रैथवेट जो है वेस्ट इंडीज़ के कप्तान, उन्होंने जो दूसरी इनिंग में बैटिंग की थी वो कमाल की बैटिंग थी। उसके बाद उनके जो दूसरे प्लेयर्स थे उनको भी उन्होंने बहादुरी से खेलने का कहा और अभी आपने अपने इंट्रो में बात की वैरकान की, जिन्होंने 19 विकटें ली हैं इस सीरीज़ में, बल्कि 2 मैचेस में उन्होंने 19 विकटें ले ली। लेकिन आप पाकिस्तानी स्पिनर्स को, जैसे आपने नोमान का नाम लिया, साजिद का नाम लिया, गो के वो थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको जो क्रेडिट देना होगा वैरकान को, जिस तरीके से उन्होंने हमारी बैटिंग लाइन के बखिए उधेड़ दिए और हमारे बड़े बड़े नाम नहाद चैम्पियन बैट्समैन जो थे उनके आगे खेलते हुए डगमगा रहे थे और जिस तरीके से पतझड़ की तरह विकटें गिर रही थी पाकिस्तान की, तो इसका क्रेडिट आपको वेस्ट इंडीज़ को देना होगा। और हमारे देखिए वेस्ट इंडीज़ के बॉलर जब प्रेशर डालते थे हमारी टीम पे, तो वो कंटिन्यू हमारे प्लेयर्स को आउट करते थे। जैसे हमने कहा था कि ये टेस्ट जो है एक रिकॉर्ड हिस्ट्री हो सकती है कि ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तीसरे दिन के आगाज़ में ही, शुरू के आधे घंटे में ही जो उन्होंने आपकी 6 विकटें जो थी वो खिज़ा रसीदा पत्तों की तरह बिखर गई। कई रिकॉर्ड भी बन सकते थे अगर दूसरे रोज़ अख्ताम पजीर हो जाता। टेस्ट है, इस पर मजीद और बात करने के लिए मैं टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब ने। हसन साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद है, वो कह रहे हैं कि कई रिकॉर्ड मजीद और बन सकते थे अगर दूसरे रोज खेल खत्म हो जाता। ओवरऑल इस टेस्ट मैच के हवाले से क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद ख्याल ये था कि पाकिस्तान की टीम क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन इस मरतबा वेस्ट इंडियंस ज़्यादा तैयारी के साथ आए थे। आप देखिए उनकी जो बैटिंग स्ट्रेटजी थी वो भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर थी। ख़ासतौर से ब्रैथवेट ने जिस तरह अटैक किया शुरू ही में, उन्होंने स्पिनर्स का जो जादू था उसे नाकाम बना दिया। उसके बाद ओवरऑल उन्होंने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग तीनों शोबों में पाकिस्तान को आउट क्लास किया और मेरा ख्याल है वो डिजर्व करते थे इस मैच में जीतना और उन्होंने वो जीत हासिल की।
चले जीत हासिल की उन्होंने, लेकिन आप समझते हैं कि होम ग्राउंड पर होम एडवांटेज लेने के बावजूद हम यहाँ वेस्ट इंडीज़ के वो स्पिनर्स जो ना तजुर्बेकार स्पिनर्स कह सकते हैं, अभी उन्होंने ज़्यादा टेस्ट मैचेस भी नहीं खेले, वो आपके बैटर्स पे ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई दिए, और फिर हमारे स्पिनर्स के सामने ना तजुर्बेकार बैटर्स वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने भी हमसे कहीं ज़्यादा रन बेहतर किए। देखिए, बात ये, मैं हमेशा एक चीज कहता आया हूँ और आपके साथ इंटरव्यूज में भी मैंने बार बार एक बात कही कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है और जो हम नहीं कर रहे, वो खिलाड़ियों का एटीट्यूड दुरुस्त करना है। टेस्ट मैच इज ए डिफरेंट बॉल गेम, और टेस्ट मैच में आपको पेशेंस चाहिए होती है, आपको विकेट पर खड़े रहने की जरूरत है, आपको मुख्तलिफ कंडीशंस को रीड करने की जरूरत है, और आप ये T20 नहीं है कि आप आए और आंखें बंद करके आपने हिटें लगाना शुरू कर दी। हम उसके लिए तैयार नहीं थे। आप अगर वेस्ट इंडीज की बैटिंग का जायजा लें तो आप देखिए, उन्होंने डिफेंस भी किया लेकिन साथ में उन्होंने अटैक किया। हमारा ये है कि हम या तो बहुत ज्यादा अटैक करते हैं या हम बिल्कुल शेल में चले जाते हैं। जो है ना, दोनों सूरतों में प्रेशर जो है वो आप पर आता है, और यही हुआ। ऊपर से फिर यह है कि हमारे जो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं जैसे बाबर आजम हैं, वो स्कोर नहीं कर पा रहे। शान मसूद जो है वो अपनी पूरी फॉर्म में नहीं आ पाए। उसके अलावा कामरान गुलाम ने इब्तिदा बहुत अच्छी की थी, 2 सेंचुरी उन्होंने बनाई, लेकिन उसके बाद अब जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं लगता है कि T20 खेल रहे हैं। सलमान आगा बिल्कुल अचानक आउट ऑफ फॉर्म हो गए, हालांकि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो जाहिर है, अगर आपके देखें ना मिडिल ऑर्डर होगी, ना आपके ओपनिंग बैट्समैन होंगे, ना आप उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे, तो नतीजा तो ये बरामद होगा। हसन साहब, नतीजा ये बरामद होगा। इस गुफ्तगू को हम मजीद जारी भी रखेंगे, लेकिन आपसे मैं एक ज़रूर पूछूंगा कि हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे क्या, कि हम ऐसा लगता है कि टेलेंडर्स को आउट करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं, स्पिनर्स हमारे आउट करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। टेलेंडर्स के माजी अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, शोएब अख्तर, वक़ार यूनुस, वसीम अकरम, जाहिद शब्बीर, ये वो बॉलर थे जो टेलेंडर्स को बासानी आउट कर लिया करते थे। और अगर हमने देखा कि 5 से 6 टेस्ट मैचेस ऐसे हो गए हैं जहां पर पाकिस्तान टेलेंडर्स को आउट करने में नाकाम नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, फिर वही मैं बात दोहराऊंगा अपनी, कि जब तक आप खिलाड़ियों का एटीट्यूड दुरुस्त नहीं करेंगे, उनके साथ बैठ के आप प्लानिंग नहीं करेंगे। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बगैर के खाली जहन के साथ मैदान में उतरते हैं, और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हम हैं। हम एक मैच जीत लें तो हम समझते हैं बस जी, अब तो अगली टीम तो जो है वो ढेर हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। अब जमाना बदल गया है। अब देखिए, आपकी तमाम टीमें बेहतरीन तैयारियों के साथ आती हैं। उनके साथ आपको पता है कि साइको एनालिस्ट होते हैं हर टीम के साथ। मैं बार बार ये कहता आया हूँ अपने इंटरव्यूज में कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, साइको एनालिस्ट की जरूरत है। साइकोलॉजिस्ट होनी चाहिए जो आपके खिलाड़ियों को बिठा के उनके साथ 1-on-1 ये डिस्कशन करे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस दे, उनको ये बताए कि आपने पेशेंस के साथ खेलना है, उनको ये बताए कि आपने प्रेशर में घबराना नहीं है, उनको ये बताए, बॉलर्स को खासतौर से ये ताकीद करे कि जब आखिरी ओवर्स हो तो आपने स्ट्रेटजी क्या अपनानी है। जब तक आप खिलाड़ियों को जो है वो इंडिविजुअली अप्रोच नहीं करेंगे, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आपकी सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। अच्छा, तब्दीली की बात की, थोड़ा सा मैं आपकी इसी सवाल पर आ जाऊं। आपने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया है। आप समझते हैं कि बाबर आजम अब तक मुकम्मल एतमाद हासिल कर चुके हैं, या फिर आपको लगता है कि आउट ऑफ फॉर्म अभी भी ये बाबर आजम नज़र आ रहे हैं? बाबर आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। बाबर पर जो मेंटल प्रेशर है उसे दूर करने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि बाबर अभी भी वो बाबर हैं जिन्होंने 2016 में अपने करियर का आगाज किया तो उन्होंने धुएं मचा दी, और जिस तरह उन्होंने इसी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मुसलसल सेंचुरियां बनाई थी, वो लोगों के जहन में आज भी ताज़ा है। लेकिन ये बाबर आजम वो बाबर आजम नहीं है। ठीक है, उनके नेचुरल स्ट्रोक्स खेलने की एबिलिटी है और वो स्ट्रोक्स अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो मेंटल ग्रूव उनका वो है जो पहले था। उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। आकिब जावेद साहब को चाहिए था कि उनको बिठाएं 1-on-1, उनसे मसला पूछें कि क्या प्रॉब्लम है। अगर उन्हें रेस्ट चाहिए उनको रेस्ट दें, अगर उनको इंकरेजमेंट चाहिए उनको इंकरेज करें, क्योंकि बाबर जैसे जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी बड़े अरसे में मिलते हैं
और मेरा ख्याल है उन्हें ज़ाहिर करने से बेहतर है कि उन पे हम पूरी तवज्जो दें। चलें, तवज्जो दें, बड़ी अच्छी बात कही है। थोड़ा सा माजी चले जाएं हसन जलील साहब, और क्योंकि आप इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। 1990 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, और फैसलाबाद में मैच था और इमरान खान क़यादत कर रहे थे, दूसरी जानिब डेजमंड हेंस से क़यादत कर रहे थे। 7 विकेटों से फतह हासिल की थी वेस्ट इंडीज़ ने। वो दौर भी आपने देखा और अब करंटली दौर भी देखा है आपने। कैप्टनशिप के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ, उस वक्त 1990 में इमरान खान क़यादत कर रहे थे, शान मसूद 2025 में क़यादत कर रहा है। कैप्टनशिप में कितना फ़र्क नज़र आया आपको उस शिकस्त पर और इस करंटली शिकस्त पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि शान मसूद को पूरी अथॉरिटी नहीं दी गई। शान मसूद की जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर आप गौर करें, उनमें ना वो कॉन्फिडेंस है, ना उनके चेहरे पे वो इत्मीनान है जो एक कप्तान के चेहरे पे होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या तो आकिब जावेद का या बाकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसका। और लेकिन शान मसूद ने जो पहले मैच में कप्तानी की, उसके अलावा दरमियान में भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैं समझता हूँ उनकी अच्छी कप्तानी थी, जो साउथ अफ्रीका में कैप्टनशिप की वो अच्छी की थी। और आप कई मैचेस तो ऐसे हैं जो आप जीते जीते हार गए। तो शान मसूद की कप्तानी ओवरऑल इतनी बुरी नहीं है, लेकिन एक तो ये है कि आप टीम सही नहीं खिला रहे। जैसे इस मैच में मैंने पहले दिन भी कहा था एक जगह तबसरा करते हुए, मैंने कहा कि मैं इससे बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ। आपको एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर चाहिए था। आप चाहे शहजाद को ही खिलाते, लेकिन आपको एक फास्ट बॉलर अच्छा चाहिए था। वो देखिए, वो आखिर में आपको टेलेंटर्स के वक्त काम आता, लेकिन आपने सिलेक्शन ही ठीक नहीं की। दूसरे कामरान गुलाम जो है वो बार बार फेल हो रहे हैं, एक गलती वो बार बार दोहरा रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर में मैं समझता हूँ उनकी वजह से खासा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। तो टीम सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि आप टीम सोच समझ के सिलेक्ट करें, स्ट्रेटजी अपने पहले से बनाएं, प्लान ए और प्लान बी आपके पास होने चाहिए, और हर सिचुएशन के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार होकर मैदान में उतरें, जब भी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चलें, जब भी कामयाबी हासिल कर सके। हसन जलील साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, जावेद इकबाल भट्टी। अब प्लान ए प्लान बी का जिक्र कर रहे हैं, शायद हमारे पास प्लान बी मौजूद नहीं था जिसके बायस हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। जावेद साहब बिल्कुल हसन भाई, बिल्कुल इन्होंने जो सही निशानदेही की कि हम देख रहे थे कि हमारे पास सिर्फ प्लान ए ही था और ए के मुताबिक ही हम कह रहे थे, बी तो हमने रखा ही नहीं था। जैसे अभी हसन भाई ने कहा कि हम जब पहला टेस्ट जीत गए थे तो हम इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि दूसरा टेस्ट तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। हमारे स्पिनर ने जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ को आउट क्लास कर दिया, तो दूसरे टेस्ट में भी हम इसी विकेट पर मैच हो रहा है और इसी तरीके से करेंगे। लेकिन भाई, आपको जो टेम्परामेंट और जो स्किल्स विकेट्स पे जाके शो करनी, वो हमारे बैट्समैन जो है विकेट्स पे जाके वो चीज़ें शो करने में नाकाम रहे। और हमारे स्पिनर्स की हम बड़ी बात कर रहे हैं जी, स्पिनर्स जो इतनी विकेटें ले ली, एक ने 16 ले ली, एक ने 15 ले ली, लेकिन यही वो स्पिनर थे जब एक 37 पे 7 आउट करने के बाद जब स्कोर 150 160 लग रहा था, तो इन्हीं स्पिनर्स की वजह से ही लग रहा था। जैसे अभी हसन जलील साहब ने बात की कि एक हमारे पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर होना चाहिए था जो टेल को जो है बिल्कुल आखिरी में आके आउट करने की सलाहियत रखता हो। यही प्लान बी जो था, इन्होंने प्लान बी रखा ही नहीं। इन्होंने सिर्फ वो जो पहला मैप तैयार किया था, प्लान है, उसी के मुताबिक जो है ये टेस्ट को लेकर चलें इसी टेस्ट को लेके चले। जैसा साहब आप कह रहे हैं, हसन जलील साहब है, थोड़ी सी बात कर लें ओपनर पर। साइम अय्यूब है अनफिट हुए और उसके बाद ऐसा लगता है इस खला को पूर्ण करने वाला कोई नहीं आ रहा। डग आउट पे देखें तो इमाम मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो साहबजादा फरहान अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे, और फिर क्योंकि अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान होना है, अब बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके नाम अब सामने आ रहे हैं। उनमें एक शादाब खान भी हैं, खुशदिल शाद अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है इस वक्त बांग्लादेशी प्रीमियर लीग के अंदर, और उनका नाम भी लिया जा रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारे ओपनर्स का है, और ओपनर्स में हमारे पास ऐसा लगता है कि फ़खर की वापसी होगी और उनके साथ या इमाम या फिर बाबर आजम ओपन करते दिखाई देंगे। आप क्या तजवीज़ देंगे, किससे बैटर्स के साथ ओपन किया जाए, कराया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और कोई तजुर्बात नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फ़खर ज़मान को वापस लाएं और बाबर आजम उनके साथ ओपन करें। बाबर आजम फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं, और मेरा ख्याल है इब्तिदाई 10 ओवर्स में उनके लिए बेहतरीन मौका होगा कि वो टीम को एक अच्छा आगाज फराहम करें। उसके बाद मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान को तीसरे नंबर पर आना चाहिए,
अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो कामरान गुलाम चौथे नंबर पर आए। सऊद शकील की शमूलियत बहुत जरूरी है, वो अच्छी फॉर्म में है, टेक्निकली ही इज ए वेरी गुड बैट्समैन, वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग को भी अच्छा खेलते हैं, उनको टीम में शामिल किया जाना तैयब ताहिर के हवाले से क्या कहेंगे जी? तैयब ताहिर? हाँ, तैयब ताहिर एक बहुत अच्छी चॉइस होगी। देखिए, आप 7 बैट्समैनों के साथ उतरे मैदान में और उसके बाद आपके पास अगर एक ऑलराउंडर है, शादाब का मुझे नहीं पता वो कैसी फॉर्म में है, तो लिहाजा अगर आप या तो शादाब को खिलाएंगे या अबरार को खिलाएंगे, उसके बाद 3 फास्ट बॉलर्स, ये आपकी कॉम्बिनेशन होनी अच्छा, चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं हसन जलील साहब है कि इस टीम के अंदर साजिद खान होने चाहिए या नहीं? देखिए, बात यह है कि अब चूंकि आपने साजिद खान को आप साउथ अफ्रीका नहीं लेके गए, हालांकि मैं समझता हूँ वहां पर नोमान और साजिद को अगर आप लेके जाते तो शायद नताइज जो है मुख्तलिफ बरामद होते, लेकिन आप उनको वहां नहीं लेके गए और उसका नतीजा ये हुआ कि आपको वहां पर कमी महसूस हुई एक अच्छे स्पिनर की। तो मैं समझता हूँ कि अब इतना वक्त नहीं है कि आप तजुर्बात करें और डेफिनेटली कि इनमें से नोमान और साजिद दोनों एक चॉइस हो सकती है, लेकिन फिर आपको अबरार को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं, लेकिन बड़ी लिमिटेड है क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। चलें, वक्त बहुत कम रह गया, इसी पे एक और प्लेयर्स के हवाले से बात करें। बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अंडर 19 सतह से लेकर अब तक वो करते दिखाई दिया। मैच मिला ज़रूर लेकिन परफॉर्म करने में नाकाम रहे। हसीबुल्ला अनफिट हो गए लेकिन वो टीम में दोबारा आ सकते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और उस्मान खान, 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिस पे काफ़ी बातें हो रही हैं कि इन्हें टीम में शामिल किया जाए। देखिए, हसीबुल्ला की जो परफॉर्मेंस मैंने अब तक देखी है, मैं समझता हूँ कि अभी पूरी तरह वो तैयार नहीं है इतने बड़े मैच में खेलने के लिए। उनमें टेक्निकल कुछ फॉल्ट्स हैं, अगर आपने गौर से देखा हो वो शफल सही नहीं करते, उनके पैरों की मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वो पैर बहुत जो है ना तेजी के साथ अपने आगे नहीं लाते। और खासतौर से T20 में और वनडे में आपकी बहुत जरूरी है कि आप एक परफेक्ट प्लेयर हो जो बैकफुट पर भी अच्छा खेलते हो और उसके साथ साथ आपके पैरों का इस्तेमाल भी हो, वक्त पड़ने पर आप हिटे भी लगा सकें। तो मैं समझता हूँ कि हसीबुल्ला के मैं फेवर में नहीं हूँ, कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी की। उस्मान खान नहीं, तैयब ताहिर, अगर इनका जायजा लिया जाए तो तैयब ताहिर इज ए बेटर चॉइस। असल में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि 2 ऐसे बैटर्स के लिए मैंने नाम लिया, हसीबुल्ला और उस्मान खान, कि आपके पास मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर होंगे और उनके रिजर्व पे आपके पास कोई ऐसा विकेट कीपर हो, अगर इंजरी अगर हो जाती है मोहम्मद रिजवान को तो शायद पाकिस्तान के पास ऐसा तो कोई प्लेयर हो जो विकेट कीपिंग करता हो। और 2 मैंने इसीलिए नाम लिए थे आपसे। असल में अनफॉर्चुनेटली उस्मान खान बहुत अच्छी चॉइस थे, लेकिन वो बैटिंग में इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं इतने चांसेस मिलने के बावजूद, वरना वो एक ऐसे प्लेयर थे जो बैट्समैन भी थे और विकेट कीपर भी अच्छे थे। अब इरफान खान को भी जाहिर चांसेस मिले हैं। देखिए, इरफान खान नियाजी ऐसा बैटर है जो 40-50 के लगभग अपनी बारी खेल रहा होता है और उससे बढ़कर ऐसा लगता है कि शायद उससे लंबी इनिंग नहीं खेली जाती, लेकिन जिस नंबर पे वो बैटिंग करने आते हैं उस पर 40-50 भी अहमियत रखती है। लेकिन मैं आपसे यही पूछूंगा, क्योंकि आपने इरफान खान नियाजी की बात की है, इरफान अच्छा बैटर है लेकिन मुसलसल चांस भी दिया जा रहा है उसे, लेकिन एक लंबी बारी खेलने में वो अब तक नाकाम रहा है। और फिर कुछ ऐसे मैचेस भी मिले उसे कि वो मैचेस जिता सकता था लेकिन उसने मैचेस नहीं जिताए। तो आप समझते हैं हमें मैच विनर प्लेयर भी तो चाहिए? जी हाँ, हमें फिनिशर्स चाहिए और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फिनिशर कोई नहीं है इस वक्त। तो बहुत जरूरी है, जिस तरह मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ आपके इंटरव्यू में भी, कि कोचेस को सबसे ज्यादा तवज्जो जिस बात पर देनी चाहिए वो खिलाड़ियों की कंसिस्टेंसी है। ये नहीं कि आपने एक मैच में 50 और एक मैच में सेंचुरी बना ली, उसके बाद आपने सोचा कि जी बस तो अब मेरी जगह तो पक्की हो गई अगले 4 मैच के लिए, उसके बाद आप आए, आपने उल्टे सीधे शॉट खेले और आउट हो गए। आप कंसिस्टेंसी को एक फार्मूला बनाएं, उसको क्राइटेरिया बनाएं कि भाई आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करेंगे तो आप टीम में रहेंगे। हसन जलील साहब, पिछले 12 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बैटर्स नहीं आ रहा है जो बात आप कह रहे हैं ना कि 100 को 200 में कन्वर्ट कर सके, ऐसा कोई बैटर नजर नहीं आ रहा। माजी यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ इंजमाम,
मियादाद, सलीम मलिक, इनसे भरी पड़ी है जो 50, 100 और 100 से 150, 200, 300 ट्रिपल की तरफ जाते थे। लेकिन अब हमारे पास, आपने सही बात कही कि अब तो 50 रन कर लो, अगला मैच उन्हें मिल जाता है। शहर साहब, आप जरा गौर कीजिए कि वो स्कोर क्यों करते थे। वजह यह थी कि उस जमाने में डोमेस्टिक क्रिकेट पर बहुत तवज्जो दी जाती थी, प्लेयर्स के पास लीग्स नहीं थी, वो ज्यादा वक्त लगाते थे अपना 4 डे 5 डे मैचेस खेलने में, और जाहिर है कि यहाँ से उन्हें जो प्रैक्टिस मिलती थी वो टेस्ट मैचों में काम आती थी। अब आपका यह है कि आपको जो वक्त मिलता है आप लीग खेलने चले जाते हैं, आप उसके लिए लड़ते भी हैं, आप नाराज भी होते हैं क्रिकेट बोर्ड से कि हमें एनओसी दिया जाए। प्लेयर्स की कोशिश ये होती है कि हर लीग में वो खेलें। 4 डे मैचेस जब तक आप नहीं खिलाएंगे, आपकी बॉलिंग बैटिंग कंसिस्टेंट नहीं होगी, खासतौर से बैट्समैन को विकेट पर ठहरने का सलीका नहीं आएगा, उसमें टेम्परामेंट नहीं आएगा, और जो एक स्टेइंग पावर है वो हमेशा मिस करेगा। तो 4 डे मैचेस बहुत जरूरी है, और टूर्नामेंट को प्लान इस तरह करना चाहिए कि अगर टेस्ट सीरीज आ रही है तो उससे पहले आपकी कायद आजम ट्रॉफी या 4 डे टूर्नामेंट कोई होना बहुत जरूरी है। बड़ी अच्छी बात कही आपकी, 4 डे टूर्नामेंट होना या कायद आज़म ट्रॉफी होना ज़रूरी है। हमने देखा कि इस दफ़ा लास्ट है कायद आज़म ट्रॉफी जो हुई है, और उसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, जो क्रिकेटर्स हैं वो लीग खेलने चले जाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि जो होम सीरीज़ हो रही होती है उसमें मसरूफ़ होते हैं। यही कुछ रहा इस दफ़ा कायद आज़म ट्रॉफ़ी के फाइनल मैच में, जो पेशावर और सियालकोट के दरमियान खेला जा रहा था, और उसमें एक नौजवान उभरता हुआ सितारा आप कह सकते हैं, अंडर 19 सतह में परफॉर्म किया, पाकिस्तान शाहीन से जब मौका मिला तो वहाँ भी परफॉर्म किया। अली रज़ा एक उभरता हुआ सितारा नज़र आ रहा है फास्ट बॉलिंग के शोबे में। क्या कहेंगे अली रज़ा के हवाले से, अगर आपने उन्हें वॉच किया हो तो? नहीं, अली रजा इज ए वेरी टैलेंटेड प्लेयर, उसका बॉडी एक्शन बहुत अच्छा है, रनअप बहुत अच्छा है, और गेंद पे उसे कंट्रोल भी है। लेकिन वही फिर मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, प्लेयर्स को ग्रूम करने की जरूरत है। आप मिसालें देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, ये 2 टीमों की खास तौर से मैं मिसालें दूंगा कि जो ये टॉप टीमें हैं। आप इनको देखिए कि ये प्लेयर्स को कम से कम 2-3 साल अपने साथ रखते हैं, वक्तन फवक्तन उन्हें मैचेस में चांस देते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं अर्शदीप की। अर्शदीप पिछले 3 साल से इंडियन टीम के साथ हैं। पिछले जो मेरा ख्याल है इब्तिदाई उनके 1.5-2 साल थे, उनमें हार्डली वो 5 या 4-6 मैच खेले, लेकिन खेले। अब आप देखिए कि उन्होंने सिराज जैसे प्लेयर को ड्रॉप करके और अर्शदीप को मेन बॉलर बना दिया है, और वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये है, हम अचानक प्लेयर को ले आते हैं, 2-3 मैच उसे खिलाते हैं, वो फेल होता है, उसके बाद बाहर कर देते हैं और उसे भूल जाते हैं। आप प्लेयर्स को ग्रूम करें, उनको कंसिस्टेंसी सिखाएं, और उसके बाद उनको चांसेस दें। तो हमारे यहाँ ग्रूमिंग का जब तक मसला नहीं होगा हल, जब तक ये प्लेयर्स ठीक नहीं होंगे, और मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है। बिल्कुल, ग्रूमिंग का सिलसिला जरूर होना चाहिए। हसन जैदी साहब हमारे साथ ही रहे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद। जावेद साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं। अली रज़ा अच्छा परफॉर्मर रहा, और हमने देखा कायद आज़म ट्रॉफी में किस तरह ग्रूम होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और साथ साथ मोहम्मद हुरैरा को हम काफ़ी ग्रूम करते रहे, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी निकल कर सामने नहीं आई। मोहन भाई देखें, बात असल में वही है, जैसे अभी आपने जिक्र किया, हसन भाई भी कह रहे थे कि हम जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं देंगे, 4 डे क्रिकेट को अहमियत नहीं देंगे, तो ये प्लेयर्स कैसे ग्रूम होंगे। वो इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर ऊपर तो आ जाते, उनका नाम ऊपर आ जाता है, लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ना कि भाई उन्हें हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे बुलाकर उनके कोचेस उन पे लगाएं, और उनमें उनकी जो टेक्निकल जो खामियां हैं उनके ऊपर तवज्जो दें। अभी आप देख लें कि इंडिया के जो सबसे बड़े बैट्समैन है विराट कोहली, वो भी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। भाई डोमेस्टिक को अगर आप अहमियत नहीं देंगे तो आपके प्लेयर्स, अब थोड़ी सी फॉर्म उनकी ख़राब हुई तो उन्हें जो है बड़े बड़े जो लेजेंड इंडिया के थे वो मशवरे दे रहे थे कि भाई आप जो है डोमेस्टिक खेलें। तो विराट कोहली भी रणजी ट्रॉफी इस साल खेल रहा है, और इसीलिए मैं ये चाहूँगा जैसे हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, जैसे ये हमारा बाबर आजम हो गया, शान मसूद हो गया, और ये हमारे कामरान, इनको चाहिए दोबारा जाएं, आप डोमेस्टिक में जाएं, 3 रोज़ा 4 रोज़ा मैचेस खेल कर आएँ, और जो फॉल्ट है, जो टेक्निक है, उस पर दोबारा अबूर हासिल कर कर आएँ, तो ही आप जो है आकर परफॉर्मेंस दे सके। देखिए, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट ये बिल्कुल ये लाज़िम मलज़ूम है।
डोमेस्टिक से जो प्लेयर आता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बनाता है। तो हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे प्लेयर जो है वो अपनी इनफरादी जो कारकर्दगी वो दिखा देते हैं। और टीम में आने के अभी जो हमारा दूसरा टेस्ट चल रहा था, लग यही रहा था कि हमारे जो बैट्समैन थे, हर बैट्समैन चाह रहा था कि मैं अपनी कोई इनफरादी इनिंग्स जो 40-50 रन की खेल दूं, फिर अगला टेस्ट पक्का हो जाए। भी खेल जाते तो पाकिस्तान कामयाब हो सकता था। हसन जलील साहब यहाँ पर कह रहे हैं, जो बात आपने कही कि डोमेस्टिक सीजन खेलना चाहिए, बाबर डोमेस्टिक सीजन नहीं खेलते, शाहीन शाह आफरीदी डोमेस्टिक सीजन नहीं खेलते, तो आप समझते हैं कि इन्हें, जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे हैं, और फिर माजी में जितने प्लेयर्स नाकाम होते थे वो जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन यहां तो बिल्कुल उलट होता दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल है इस मामले में मोहसिन नकवी साहब को जरा थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। अगर इंडिया की टीम अपने प्लेयर्स पर लीग्स खेलने पर पाबंदी आयद कर सकती है, अगर इंडिया की टीम अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को, जो कि इन हमारे प्लेयर्स से कहीं बड़े प्लेयर हैं, उनको ये पाबंद कर सकती है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खेले, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम एक तरफ बात करते हैं कि जी हम खिलाड़ियों को रेस्ट देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप शाहीन आफरीदी जिनको आप टेस्ट नहीं खिला रहे लेकिन वो लीग जाकर खेल रहे हैं। अगर मुझे बताइए कि आप इतने क्रूशियल स्टेज पे अगर वो लीग खेलते हुए अनफिट हो जाए तो क्या होगा? तो मैं नहीं समझता कि कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आप कहते हैं बस जी हम अपने प्लेयर्स को रेस्ट देंगे, कभी आप कहते हैं कि जी बस जी ये अब जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेट जरूर खेलेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब तक मैं तो मतलब मैं अगर इस जगह एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं कम से कम 3 साल के लिए अपने प्लेयर्स पर लीग्स खेलने पर पाबंदी आयद कर दूं। आप टीम को पहले बिल्डअप करें, खिलाड़ी अपने आप को मनवाएं, अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड को शो करें, अपनी टीम की जानिब से परफॉर्मेंस दें, उसके बाद उन्हें आप ऑफ एंड ऑन ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लीग्स खेलने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन 2-3 साल के लिए आपको ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना बहुत जरूरी है। चलें, बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो है हमने देखा है कि बड़ा चुनाव हुआ, खिलाड़ियों का ड्राफ्टिंग हुई। एक ऐसा प्लेयर जिसने पाकिस्तान को T20 क्रिकेट में 11 सीरीज़ जिताई, पाकिस्तान के कप्तान रहा, चैंपियंस ट्रॉफी उसने जिताई, लेकिन उस टीम की जगह अब कोयटा ग्लैडिएटर्स में भी बनती नहीं दिखाई दी। क्या समझते हैं, 9 सीज़न वो खेलते रहे कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, और इस दफ़ा वो ना टीम का हिस्सा हैं, ना ही किसी फ्रेंचाइज ने पिक किया है सरफराज अहमद को। देखिए, चढ़ते सूरज के पुजारी हैं हम। जब खिलाड़ी टॉपर हो, हर टीम उसके पीछे भाग रही होती है। सरफराज के साथ थोड़ी सी ज्यादती ये हुई। एक तो मैं समझता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उन्हें कुछ अरसे कप्तानी करनी चाहिए थी, उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। उसके बाद फिर ये है कि उनकी जगह ज़ाहिर खतरे में पड़ गई, क्योंकि रिजवान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो जाहिर है कि वो चूंकि ये कमर्शियल इदारे हैं, और ज़ाहिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी ये सोचा कि हमें ब्रांडिंग चाहिए, तो लिहाजा हम ऐसे खिलाड़ी को किसी को लें जो इस वक्त करंट खिलाड़ी हो। अनफॉर्चुनेट है कि एक सरफराज जैसे खिलाड़ी को हमने ज़ाया कर दिया। चलें, आप कह रहे हैं कि सरफराज अहमद जैसे प्लेयर को ज़ाया कर दिया। हसन जलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी अच्छी बात कर रहे थे आप। और जावेद साहब, आपकी तरफ वापस आऊँ, और जिस तरह हसन साहब कह रहे हैं सरफराज के हवाले से कुछ बातें मैं सरफराज के हवाले से भी आपसे कर लूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। क्या कहेंगे सरफराज के साथ? शायद ऐसा लगता है, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनके साथ ज़्यादती की। बिल्कुल मोइन भाई, देखें सरफराज और कोयटा ग्लैडिएटर, आप जब भी कोयटा ग्लैडिएटर का नाम लेंगे तो सरफराज का नाम ऑटोमेटिकली आपके जहन में आएगा। जिस तरीके से 9 सीज़न उन्होंने खेले हैं और जो उन्होंने अपनी सर्विस जो है कोयटा ग्लैडिएटर को प्रोवाइड की, तो इस हिसाब से अगर इस तनाजुर में देखें तो लग यही रहा है कि क्योंकि नदीम उमर साहब हो गए, आज़म खान साहब हो गए, कोई ना कोई एक ऐसा ओहदा जो है कोयटा ग्लैडिएटर में जो है वो सरफराज के लिए मखसूस कर देना चाहिए था, और सरफराज जो है बहुत से खुशी जो है वो ओहदा कबूल कर लेते। कम अज़ कम डग आउट में सरफराज का होना और कोयटा ग्लैडिएटर की टीम के साथ ये बहुत ही अच्छा शगुन होता। लेकिन अगर सरफराज अहमद के खुद ही कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज ए मेंटोर जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसे मामला भी हों जिनमें दोनों के मफादत को कोई टकराव हो। इस वजह से सरफराज ने खुद ही कह दिया कि भाई मैं जो
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक और उनके मेंटोर बना हुआ, तो इसीलिए कोयटा ग्लैडिएटर ने भी चाहा होगा। ऐसा नहीं है कि नदीम उमर भाई यहाँ आजम भाई जो हैं वो सरफराज को एकदम टीम से बिल्कुल आउट कर देते हैं। चले पिक करना एक अलग मैटर है, लेकिन हैज़ ए मेंटोर, हैज़ ए कोच, हैज़ ए कुछ भी हो, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा ओहदा होगा जो सरफराज को दिया जाता हो। कोयटा ग्लैडिएटर के डग आउट में नज़र आते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के तनाज़र में अगर आप देखें तो ये देखें ज़्यादती का वो टाइम नहीं, जैसे अभी हसन भाई कहते ये टाइम है सर चढ़ते सूरज की पूजा करना। जब जो आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपका नाम होगा। इसकी ज़िंदा मिसाल आप साइम की ले लें। कराची भी चाह रही है कि वो साइम जो कराची से खेले, और पेशावर जुल्मी भी चाह रही है, पेशावर जुल्मी भी चाह रही है, मुल्तान भी चाह रही है। असल मसला वही है, जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हर फ्रेंचाइज आपके पीछे होगी, हर टीम में आपका नाम होगा। तो जैसे कहा था आजकल कमर्शियल बुनियादों पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट चली गई है, और क्रिकेट में जिस तरीके से पैसा इन्वॉल्व हो गया है, तो हर फ्रेंचाइज ये चाहेगी कि जिसका नाम बिल्कुल सबसे टॉप पे चल रहा है और उसी का नाम बिक रहा है, और फ्रेंचाइज आएगी कि ये प्लेयर जो हमारे साथ मुंसलिक हो सही जाए। बात कह रहे हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम की बात हो रही है। और अगर हम बात कर लें तो सरफराज का जैसा लगता है सूरज गुरूब होता दिखाई दे रहा है क्रिकेट के अंदर। मेंटोर के हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक है, और इसी ओहदे के साथ वो अब काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह माजी में उन्होंने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, मेंटोर की हैसियत से जिस तरह काम कर रहे हैं दीगर इश्यूज़ पर, तो उस पर वो काम करते रहें और पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को हमेशा सर बुलंद वो रखें। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।